A very good morning to all my dear students of 10 plus 2 political science. I welcome you all in the political science group. As you know, we are doing chapter 1 challenges of nation building and the topic integration of princely states. In this video, I will take the topic ahead. Before 15th August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, वी गॉट इंडिपेंडेंस. बट बिफोर दैट जिन स्टेट्स की टेरिटरी जो थी, जो हमारे जो नया इंडिया था, जो आफ्टर पार्टीशन जो न्यू इंडिया बना था, उसकी टेरिटरीज़ के साथ कॉन्टिग्यूअस थी, लगती थी, तो वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स पीसफुल नेगोशिएशंस के थ्रू, शांतिपूर्वक वार्तालाप के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू इंडियन यूनियन के अंदर उनका विलय हो गया, उनका इंटीग्रेशन हो गया, एकीकरण हो गया. द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स दे हैड टू साइन डॉक्यूमेंट नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बिफोर मर्जिंग इनटू द स्टेट्स. इन स्टेट्स ने एग्री किया कि दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन, और जो उनके फॉर्मर रूलर्स थे दे साइंड अ डॉक्यूमेंट नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. पूछ सकते हैं बेटा 1 मार्क के अंदर व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. But there were some states who were not willing to merge with the Indian Union. For example, Junagadh in Gujarat, Hyderabad. Hyderabad was a state before India became independent. Today it is in the capital of Telangana, Kashmir and Manipur. It proved very difficult than the rest of the princely states. Issue of Junagadh जो था वो कैसे रिजॉल्व हुआ, उसका सोल्यूशन कैसे हुआ. ए प्लेबिसाइट वॉज कन्फर्म्ड conducted which confirmed the people's desire to join India. What is plebiscite? बेटा plebiscite, referendum, ये टर्म्स आपने 10+1 में भी पढ़ी हैं. प्लेबिसाइट जो होता है ये एक तरीके का एक इलेक्शन के तरह ही होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर लोगों का येस और नो, लोगों का वोट लिया जाता है. तो वो पब्लिक रेफरेंडम होता है एक तरीके से. तो प्लेबिसाइट के थ्रू लोगों ने अपनी डिज़ायर दिखाई कि दे विल बी ज्वाइनिंग इंडिया. तो इशू जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व. कश्मीर का इशू आज तक ट्रिकी बना हुआ है, और डिटेल में चैप्टर 8 में जो है हम इसको पढ़ेंगे. और न्यू बुक में इट मे नॉट बी चैप्टर 8 बिकॉज एज सिलेबस हैज़ चेंज्ड. नाउ वी विल डिस्कस द इशू ऑफ हैदराबाद. एट दैट टाइम Hyderabad was the largest princely states and it was surrounded by the Indian territory. आपको मैंने जो मैप दिखाया था बिफोर इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश इंडिया का एक मैप दिखाया था, तो यू कैन सी दिस इज हैदराबाद एंड और चारों तरफ क्या है बेटा, इसके इंडियन टेरिटरी है. इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी, यू कैन सी इन दिस मैप. रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज नोन एज निज़ाम. हैदराबाद के शासक को, रूलर को निज़ाम कहा जाता था. और जो न्यू इंडिया के अंदर जो ओल्ड हैदराबाद स्टेट है, उसके जो पार्ट्स आजकल महाराष्ट्र में भी आते हैं, कर्नाटका में भी आते हैं और आंध्र प्रदेश में भी आते हैं, तीनों स्टेट्स के अंदर आते हैं. क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है स्टेट्स की बाउंड्री भी रीड्रॉ हुई है, दोबारा से जो है उसको ड्रॉ किया गया है, और अ न्यू मैप ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड. नाउ द रूलर ऑफ हैदराबाद निज़ाम ही वॉन्टेड एन इंडिपेंडेंस स्टेटस फॉर हैदराबाद. वो अपनी पावर को लूज़ करना नहीं चाहता था, अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता था. देयरफॉर इन नवंबर 1947 ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इंडिया एंड द एग्रीमेंट वाज नोन एज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. स्टैंड स्टिल होता है बेटा यथास्थिति, मतलब 1 साल तक हैदराबाद की स्थिति प्रिंसली स्टेट्स की रही, और ये एग्रीमेंट निज़ाम ने जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया फॉर 1 ईयर. And for a year, in this year, negotiations with the Indian government were going on कि किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो निज़ाम है हैदराबाद का इंटीग्रेशन इंडिया में करना चाहता है. पर विद इन दिस 1 year, in the meantime, people of Hyderabad they were not happy with the rule of Nizam. So a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam rule it started. It gathered force. इसको बल मिला. प्रॉब्लम क्या थी, इशू के क्या था, why people were protesting? बिकॉज जो तेलंगाना रीजन था हैदराबाद का उस वक्त, जो तेलंगाना इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट टुडे. जो पीजेंट्री थी, जो श्रमिक वर्ग था, जो किसान वर्ग था, इट वॉज द विक्टिम ऑफ
निज़ाम्स ऑप्रेसिव रूल, जो निज़ाम का जो दमनकारी शासन था उसका विक्टिम था। टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, क्रॉप्स ख़राब हो जाती थी, और स्टेट जो था, जो निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता था पीजेंट्स की। पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ निज़ाम। पर्टिकुलरली वीमेन, दे participated in this movement in the large numbers because women जो है she is always at the suffering end, so women participated a lot against the oppressive rule of Nizam. Now communist government in the Telangana at that time, in Hyderabad at that time, it supported the movement. It was in the forefront of the movement, it led the movement actually. Now how Nizam reacted? Nizam unleashed a paramilitary force. निज़ाम ने जो थी अपनी एक खुद की उसकी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी वहाँ पर, वो उन लोगों के ऊपर छोड़ दी, मतलब जाओ एंड अटैक देम। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पैरामिलिट्री फोर्स? दे वर नोन एज रजाकार्स, उनको रजाकार कहते थे। अब रजाकार्स ने क्या किया, उनकी जो एट्रोसिटीज़ थी, जो उनका अत्याचार थे, जो उनके पूरा का पूरा, जो उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया है लोगों के ऊपर हैदराबाद में उस वक्त, तो ख़ास तौर से नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो कि मुसलमान नहीं थे, क्योंकि निज़ाम का जो निज़ाम वो निज़ाम फॉलोड मुस्लिम रिलीजन। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जब पॉपुलेशन जो थी मेजॉरिटी का जो रिलीजन था, रूलर का उससे अपोजिट होता था। हैदराबाद में जो था निज़ाम का रूल था सॉरी। तो रजाकार्स दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड एंड टारगेटेड पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को जो है ऑर्डर किया, और आर्मी ने हैदराबाद में टेक ओवर किया सितंबर 1948 के अंदर। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग निज़ाम सरेंडर्ड एंड दिस लेड टू द हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। और कुछ टाइम बाद जो है हैदराबाद इंडिया के अंदर जो है उसका विलय हो गया है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। नाउ मणिपुर का एक्सेशन कैसे हुआ है? मणिपुर जो था, मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह। इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले बोध चंद्र सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही कहा गया है उसे, और ये अश्योरेंस मिला उनको, ये उनको एक दिलासा मिली कि इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, कि जब मणिपुर का जो इंटीग्रेशन जब इंडिया में हो जाएगा तो मणिपुर को एक आंतरिक स्वायत्तता दी जाएगी। मणिपुर के जो अपने खुद के जो मैटर्स हैं, ख़ास तौर से मणिपुर में ट्राइबल्स बहुत हैं बेटा, ट्राइबल कल्चर को, ट्राइबल लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, उनका अपना सिस्टम है जस्टिस का, अपना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको मेंटेन करके रखना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया, ये अश्योरेंस दिया महाराजा बोध चंद्र सिंह को कि इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। नाउ इन मणिपुर people wanted elections, so under the pressure of the public opinion, जो जनमत का जो दबाव बना महाराजा के ऊपर, महाराजा ने मणिपुर में इलेक्शंस कराए इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और संवैधानिक राजशाही बन गया। मतलब जो किंग था, जो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे, पहले उनकी पावर क्या थी? ज़्यादा थी पावर, अनलिमिटेड पावर थी, और अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है उनको काम करना पड़ेगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ इन द मणिपुर, तो इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे कि फ्रांस बना था किंग लुई 16 के बाद, और नेपाल भी बना था बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आपने +1 में पढ़ा होगा, फिर से पढ़ेंगे नेपाल का एग्जाम्पल। तो अब मणिपुर क्या है? मणिपुर पहला स्टेट बन गया इंडिया के अंदर जिसने इलेक्शंस कराए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये पूछ सकते हैं बेटा 1 मार्क में क्वेश्चन में, विच वाज द फर्स्ट स्टेट, या नेम द फर्स्ट स्टेट दैट कंडक्टेड इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? इट वाज मणिपुर। अब मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें अगेन जो मेंबर्स थे, जो हु वर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, दे वर शार्पली डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। उनमें मणिपुर का इंडिया में मर्जर विलय किन कंडीशंस के ऊपर हो, इस पर आपस में उनके गहरे मतभेद थे। वाइल जो स्टेट कांग्रेस जो थी, इट वांटेड द मर्जर नेचुरली, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो स्टेट कांग्रेस का व्यू अलग नहीं था सेंटर कांग्रेस से। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वर अपोज टू दिस, वो विरोध में थी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट। किसी न किसी तरह से जो थी सरकार जो थी महाराजा को दबाव में लाने में सफल हुई और महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट विलय का जो समझौता था उस पर साइन किए सितंबर 1949 में, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। और जो मणिपुर में इलेक्शन होने के बाद जो विधानसभा बनी थी जिनको लोगों ने इलेक्ट किया था, इट वॉज पॉपुलरली इलेक्टेड, तो लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखा और बोस चंद्र जी ने बिना लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट भी क्या होता है बेटा? गुस्सा होता है, नफरत भरा गुस्सा होता है इन मणिपुर, एंड द रेपरकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। और मणिपुर के लोगों में इस वजह से बहुत भारी गुस्सा और रोष व्याप्त हो गया, रेपरकशन जिसके परिणाम आज भी जो है महसूस किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आज भी जो है लोगों की डिमांड उठती है कि उनको सफिशिएंट इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है। नीचे यू कैन सी द कार्टून वी विल एक्सप्लेन द कार्टून लेटर ऑन ऑफ द एंटायर चैप्टर. So in this video, study how the accession of Hyderabad and Manipur was conducted. And again there are boxes everywhere. In this box you can read about the Sardar Vallabhbhai Patel and information about him is given. Leader of the freedom movement, Congress leader, follower of Mahatma Gandhi. But the most important information will be he was the first home minister of independent India. He played an important role in the integration of princely states of India. These are very important informations. इसमें कई बार MCQs 1 mark questions आ जाते हैं. So you must read the boxes properly and try to frame your own questions. So this much is enough for today. I am giving you certain questions on the basis of this video. Try attempting those questions and you are free to send your doubts. I will make another video to resolve those doubts. Till then, enjoy studying.